बच्चों, पिछले क्लास में हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि केमिकल रिएक्शन था, हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया। अब इक्वेशन के बारे में पढ़ना है हमें। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है? केमिकल इक्वेशन पढ़ना है अब। ठीक है, केमिकल इक्वेशन पढ़ना है। ठीक है, अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है? ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है? देखिए, जैसे आप लोगों ने केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल पढ़े थे, जैसे केमिकल इक्वेशन के एग्जाम्पल, मैं कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। जैसे मैग्नीशियम बर्न इन एयर टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू गिव वाटर। ठीक है, ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, कार्बन बर्न इन एयर, कार्बन बर्न इन एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मतलब ये मैंने आपको 3 एग्जाम्पल लिखा है केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, 3 एग्जाम्पल लिखा है। तो ये आपका केमिकल रिएक्शन है, ये भी केमिकल रिएक्शन, ये भी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ हमें बात करना है केमिकल इक्वेशन की। ये केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो देखिए, केमिकल इक्वेशन जो होता है, जैसे कि ये केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम जो है एयर में जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। ठीक है, मैग्नीशियम जो है बर्न इन एयर टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम को जब जलाते हैं एयर में तो क्या देता है हमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। ये है हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो वाटर देता है। ठीक है, कार्बन को जब हम एयर में जलाते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो ये क्या है? ये सारे जो हैं आपके केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन है ये। ठीक है, अब ये केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कैसे होता है? तो जैसे ये आपको केमिकल रिएक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, ये जो केमिकल रिएक्शन दिए हुए हैं, इन केमिकल रिएक्शन को कि ये कैसे लिखे हुए? वर्ड्स में लिखे हुए हैं। ठीक है, ये वर्ड्स में लिखे हुए हैं। अब इन केमिकल रिएक्शन को मैं क्या करूँगा? शॉर्ट में लिखूँगा। कैसे लिखूँगा? शॉर्ट में लिखूँगा। ठीक है, कैसे लिखूँगा? शॉर्ट में लिखूँगा। अब शॉर्ट में लिखूँगा तो कैसे लिखूँगा? तो इसी चीज़ को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो देखिए कैसे लिखते हैं हम। तो केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है इट इज द शॉर्ट नोटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन in the form of formula of their compounds and symbol of their elements। देखिए, ये तो मैंने लिख दिया आपको डेफिनेशन। ठीक है, ये डेफिनेशन लिख दिया मैंने। अब ये डेफिनेशन क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए, डेफिनेशन ये कह रहा है कि इट इज मतलब केमिकल इक्वेशन, शॉर्ट नोटेशन। मतलब केमिकल इक्वेशन क्या होता है? शॉर्ट नोटेशन होता है। शॉर्ट में किसी चीज़ को लिखते हैं तो शॉर्ट नोटेशन होता है। ठीक है, किसका शॉर्ट नोटेशन होता है? केमिकल रिएक्शन का। केमिकल रिएक्शन का शॉर्ट नोटेशन होता है केमिकल इक्वेशन। अच्छा, किस तरह से होता है? तो फॉर्मूला ऑफ देयर कंपाउंड एंड सिंबल ऑफ देयर एलिमेंट। ठीक है, तो देखिए, केमिकल रिएक्शन में अगर कंपाउंड यूज किया गया है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में अगर कंपाउंड यूज किया गया है तो उसका फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, और अगर केमिकल रिएक्शन में अगर एलिमेंट का यूज हुआ है तो उसका हम सिंबल लिखेंगे। तो जैसे देखिए, ये मैग्नीशियम बर्न इन एयर, तो ये क्या होगा? Mg। ठीक है, मैग्नीशियम बर्न मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना होता है, तो इन एयर तो Mg+O2 और हमें क्या देगा? MgO। ठीक है, MgO।
ये बैलेंसिंग, इसकी बात सीखेंगे हम, बैलेंसिंग कर रहा हूँ मैं। तो देखिए क्या हुआ कि अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि मैग्नीशियम जो है, ये मैग्नीशियम क्या है, एलिमेंट है। मैग्नीशियम क्या है, एलिमेंट है, ठीक है। बर्न इन एयर मतलब ऑक्सीजन हो गया आपका, ठीक है। अच्छा, टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, कंपाउंड है। तो देखिए मैग्नीशियम क्या है, एलिमेंट है, ये तो ऑक्सीजन है आपका, ऑक्सीजन मीन्स एलिमेंट, ठीक है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, कंपाउंड। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, कंपाउंड। ध्यान से देखना इसमें। तो अब फिर से देखते हैं डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि शॉर्ट नोटेशन, ठीक है। शॉर्ट नोटेशन तो हम जानते हैं शॉर्ट नोटेशन क्या होता है। अब शॉर्ट नोटेशन जो है, किस रूप में शॉर्ट नोटेशन करेंगे भाई, कोई तो तरीका होना चाहिए। तो तरीका ये है कि अगर कंपाउंड है, देखिए अगर कंपाउंड है तो उसका फॉर्मूला लिखेंगे। अगर कंपाउंड है तो उसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो इसमें से कंपाउंड कौन है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो देखिए मैंने इसका फॉर्मूला लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, फॉर्मूला लिखा है मैंने, यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख दिया। अच्छा, फॉर्मूला ऑफ देयर कंपाउंड एंड सिंबल ऑफ देयर एलिमेंट। अगर केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट का यूज हुआ है, अगर केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट का यूज हुआ है तो एलिमेंट कौन सा है, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, दो एलिमेंट का यूज हुआ है। तो दो एलिमेंट का यूज हुआ है, तो जैसे मैग्नीशियम का क्या लिखूंगा, देखिए सिंबल ऑफ देयर एलिमेंट, मतलब एलिमेंट का सिंबल लिखेंगे। तो एलिमेंट का सिंबल लिख दिया मैंने, मैग्नीशियम का सिंबल Mg और ऑक्सीजन का सिंबल O, ठीक है। तो इस तरह से ये जो होता है केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है शॉर्ट नोटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला ऑफ देयर कंपाउंड एंड सिंबल ऑफ देयर एलिमेंट। मतलब ये है कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कंपाउंड का यूज हुआ है तो उसका हम फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। कंपाउंड का फॉर्मूला शॉर्ट नोटेशन हो गया। अच्छा, अगर उसमें एलिमेंट का यूज हुआ है तो उसका हम सिंबल लिखेंगे, तो वो भी शॉर्ट नोटेशन हो गया। तो देखिए एकदम पूरा सेटिस्फाई कर रहा है डेफिनेशन को, कह रहा है शॉर्ट नोटेशन। शॉर्ट नोटेशन, अब कंपाउंड का फॉर्मूला शॉर्ट नोटेशन होता है, एलिमेंट का सिंबल भी शॉर्ट होता है। तो इस तरह से ये आपका केमिकल इक्वेशन होता है, ठीक है। आगे देखिए अगला वाला एग्जाम्पल क्या है, H2 मीन्स हाइड्रोजन क्या है, एलिमेंट है। कंबाइन मतलब जुड़ना होता है, ऑक्सीजन O2 और हमें क्या मिल रहा है, H2O, ठीक है। अब 2 इसको बैलेंस कर दिया मैंने। कार्बन ये भी एलिमेंट है, सिंबल लिखूंगा। और एयर मतलब ऑक्सीजन, ये भी एलिमेंट है, सिंबल लिखूंगा। कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है तो फॉर्मूला लिखूंगा CO2। तो इस तरह से क्या हुआ कि भाई, इस तरह से ये हुआ हमें कि शॉर्ट नोटेशन सिंबल किस फॉर्म में है, सिंबल है तो एलिमेंट है तो सिंबल, और कंपाउंड है तो फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अब बात आती है कि भाई केमिकल इक्वेशन हमने क्यों लिखना है, क्या फ़ायदा है केमिकल इक्वेशन लिखने का, ठीक है। क्या फ़ायदा है, क्यों लिखना है, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं हम, ठीक है। तो पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था कुछ सिंबल्स पढ़े थे, ठीक है। तो जैसे देखिए ये सॉलिड है, मैग्नीशियम सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस होता है, ठीक है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड के फॉर्म में मिलता है, पाउडर्ड होता है ये, ठीक है। पाउडर्ड भी सॉलिड ही माना जाता है। ये गैस है, ये गैस है और ये लिक्विड मिलता है, ठीक है। ये कार्बन सॉलिड होगा, ये गैस होगा और CO2 क्या होगा, गैस होगा, ठीक है। तो देखिए हमने सिंबल पढ़ा था, सिंबल में S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड, AQ फॉर एक्वस, ठीक है। और डेल्टा का साइन बनाया था वो हीट करने के लिए था, ठीक है। H न्यू जो था सनलाइट के लिए था, अप एरो ऊपर की तरफ एरो था वो गैस इवॉल्व हो रहा था, डाउन एरो था उसमें क्या था, PPT फॉर्म हो रहा था। तो ये सारे सिंबल्स हमने पढ़े थे। देखिए अब हम उन सिंबल्स का यूज कर रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शन में केमिकल इक्वेशन क्यों लिखा हमने, क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है हमें केमिकल इक्वेशन से, ठीक है। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन ये मिलता है कि पहले तो ये केमिकल रिएक्शन है आपका, ब्लैक से जो लिखा हुआ है, केमिकल रिएक्शन को पढ़िए आप। तो केमिकल रिएक्शन में लिखा हुआ है मैग्नीशियम बर्न इन एयर टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर मैग्नीशियम कौन से स्टेट में है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वस है, क्या है, मीन्स ये यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है, ठीक है। तो मतलब केमिकल रिएक्शंस में हमें ये नहीं मालूम चल रहा है कि जो भी सब्सटेंस, जो भी रिएक्टेंट यूज हो रहा है उस रिएक्टेंट का स्टेट क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या है, नहीं मालूम चल रहा है यहाँ पे।
लेकिन केमिकल इक्वेशन लिखते समय हमें मालूम चल रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे बता रहे हैं कि हाँ जी मैग्नीशियम हमने सॉलिड लिया है, तो ये मालूम चल गया हमें। दूसरी बात कि हमें स्टेट के बारे में मालूम चल गया। दूसरी बात क्या है, फिर से पढ़ते हैं, मैग्नीशियम बर्न इन एयर टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब हमें ये नहीं मालूम चल रहा है कि मैग्नीशियम का कितना एटम लिया है हमने, मैग्नीशियम का कितना एटम लिया है, ठीक है, ये हमें मालूम नहीं चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे केमिकल इक्वेशन में मालूम चल रहा है कि 2 एटम मैग्नीशियम का है, 2 एटम ऑक्सीजन का है, तब 2 एटम बने हैं किसके, मैग्नीशियम ऑक्साइड के, ठीक है। तो ये हो गए आपके तो इससे हमें इक्वेशन में हमें ये पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट, कौन सा कंपाउंड, कितने एटम या कितने मॉलिक्यूल्स हैं उसमें, ये मालूम चलता है। तो रिएक्शन में नहीं मालूम चल रहा था ये, ठीक है, रिएक्शन में ये मालूम नहीं चल रहा था, ठीक है। अच्छा, केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे हैं भाई, केमिकल इक्वेशन लिखा कैसे जाता है, तो देखिए, तो जैसे मान लीजिए, मान लो यहाँ पे H2 + O2 लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे 2H2O, 2H2O और यहाँ पे 2 लगा दिया गया, ठीक है भाई, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए ये जो है ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है, ठीक है, और ये क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कैसे सेपरेट किया जाता है केमिकल इक्वेशन लिखते समय, तो उन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में एक एरो लगाया जाता है, ठीक है, एरो लगाया जाता है, ठीक है भाई, एरो लगाया जाता है। ये एरो का हेड है और ये एरो का टेल है, ठीक है, मतलब टेल मतलब पूंछ, हेड मतलब सर, ठीक है। तो ये एरो का टेल है और ये एरो का हेड है, और ये आपका एरो है और ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो केमिकल रिएक्शन लिखते समय ध्यान दिया जाता है, ठीक है, कि केमिकल रिएक्शन लिखते समय रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक एरो के द्वारा सेपरेट किया जाता है, ठीक है। देखिए रिएक्टेंट्स ऐसे लिखेंगे, इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इन अ केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड बाय एन एरो, ठीक है, एक एरो के द्वारा इनको सेपरेट किया जाता है, ठीक है भाई, सेपरेट कर दिया। अच्छा, मान लो मैंने तो आपको बता दिया कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, चलो मान लो नहीं बताया, तो कैसे मालूम चलेगा कि यही रिएक्टेंट है, यही प्रोडक्ट है, यही रिएक्टेंट है, यही प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि रिएक्टेंट वो होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो आप प्लस साइन देख के कह दोगे, आप प्लस साइन देख के कह दोगे कि भाई ये तो जुड़ रहा है आपस में, इसका मतलब ये रिएक्टेंट होगा। चलो दूसरा रिएक्शन लिखता हूँ मैं आपको ये वाला H2SO4 प्लस जिंक, अब यहाँ पे आएगा ZnSO4 प्लस H2। अब जरा बताओ, तो इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, तो अब आप तो ये कहोगे, आप अगर देखोगे तो ये भी जुड़ सकता है, ये भी जुड़ सकता है भाई। तो कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है? तो ध्यान दीजिए, रिएक्टेंट जो होता है एरो के टेल साइड पे लिखा जाता है, ये टेल है, और रिएक्टेंट एरो के टेल साइड पे होता है, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स प्रेजेंट इन द टेल साइड ऑफ एरो, ठीक है। रिएक्टेंट्स जो होता है एरो के टेल साइड पे होता है,
और प्रोडक्ट्स प्रेजेंट ऑन द टेल की जगह क्या लिखेंगे, हेड साइड ऑफ द एरो। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट्स कहाँ होते हैं, एरो के हेड साइड पे होते हैं, और रिएक्टेंट कहाँ होते हैं, एरो के टेल साइड पे। अच्छा मान लीजिए ये मैंने प्लस साइन क्यों यूज किया, देखो एरो का मतलब तो बता दिया मैंने, ये इधर प्रोडक्ट इधर रिएक्टेंट हो गया, ये बता दिया मैंने, इसका मतलब नहीं बताया मैंने कि प्लस क्यों लिखा जाता है। मान लीजिए कि दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट, ठीक है, इफ़ टू और मोर रिएक्टेंट पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स अगर किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उन रिएक्टेंट्स को एरो के द्वारा सेपरेट किया जाएगा। ठीक है, सॉरी प्लस साइन के द्वारा सेपरेट किया जाता है। ठीक है, उनके बीच में प्लस साइन लिखा जाता है, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट हो तो। अच्छा ये भी है कि अगर रिएक्शन के बाद आफ्टर रिएक्शन टू और मोर प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं तो उनके बीच में प्लस साइन लगाया जाता है। ठीक है, उनके बीच में प्लस साइन लगाया जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ टू और मोर रिएक्टेंट्स टेक पार्ट in a chemical reaction, then plus sign is put between them उनके बीच में प्लस साइन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छा इसमें ऐसे ही है, इफ टू और मोर प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड देन अ प्लस साइन is put between them to separate, यहाँ पर भी सेपरेट लिख देना, टू सेपरेट, उनको अलग करने के लिए प्लस साइन का उपयोग किया जाता है। तो ये समझ गए भाई कि केमिकल इक्वेशन के क्या फायदे होते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज मैंने लिखा नहीं था यहाँ पे, एडवांटेजेज ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन के क्या फ़ायदे होते हैं, क्यों लिखा जाता है। तो सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन होता है, इट टेल्स द स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कौन से स्टेट में है। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है, इट टेल्स the number of atoms of reactants and products, reactant और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स को बताता है। ठीक है, ये फिजिकल स्टेट बता दिया आपने और ये हो गया। अब उसके बाद से क्या होता है कि और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हीट देना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें भी बताई जाती हैं। ठीक है, तो ये अब हमें देखना है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, केमिकल इक्वेशन के टाइप। ठीक है, केमिकल इक्वेशन के टाइप तो दो तरह के होते हैं केमिकल इक्वेशन आपके। एक होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और एक होता है अनबैलेंस्ड केमिकल
इक्वेशन। ठीक है, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन में बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब बैलेंस वर्सेज अनबैलेंस, मतलब बैलेंस क्या होता है और अनबैलेंस्ड क्या होता है। ठीक है बच्चों, बैलेंस क्या होता है और अनबैलेंस क्या होता है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा एग्जांपल देखो, अगर आप किसी ग्रोसरी शॉप में जाते हो, किराने की दुकान पे जाते हो और 1 केजी चीनी खरीदते हो, तो एक साइड पे, तराजू के एक साइड पे क्या रखा रहता है, 1 केजी का वेट रखा रहता है, और तराजू के दूसरे साइड पे 1 केजी चीनी रखा रहता है। ठीक है, देखिए क्या होता है, यहाँ ध्यान से देखना है, ये है वेट और ये है चीनी। तो अगर वेट, अगर तराजू अगर ऐसे होगा तो आप चीनी नहीं लोगे, कहोगे कि चीनी कम है। ठीक है, और अगर तराजू ऐसे हो गया तो दुकानदार आपको चीनी निकाल तब नहीं देगा, बोलेगा चीनी ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ है कि दोनों जो है, दोनों साइड जो है बैलेंस नहीं है, बराबर नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, ऐसे बिल्कुल तराजू होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसे स्ट्रेट लाइन, मीन जितना वेट इधर इतना चीनी इधर। ठीक है, दोनों की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए, दोनों का मास क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, देन वो दोनों क्या हुआ, बैलेंस हुआ। ठीक है, तो बैलेंसिंग का मतलब तो ये होगा, समझ गए आप। अब यहाँ बात आती है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, बात आती है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब केमिकल रिएक्शन लिखा जाता है केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में, तो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट स्पेसिफाई किया जाता है, तो उसमें भी 2 साइड हो गए। तो देखिए, जब बैलेंस होगा अगर आपका केमिकल इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन अगर आपका बैलेंस होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों साइड में, अब दोनों साइड क्या हुआ, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड में रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। ठीक है, दोनों साइड में क्या होगा कि नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, सेम होंगे, नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, सेम होंगे। और अगर अनबैलेंस हुआ तो दोनों साइड मीन्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में क्या होंगे, नंबर ऑफ एटम्स सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ इसमें लिखते हैं ऐसे, द केमिकल इक्वेशन इज सेड टू बी बैलेंस, इज सेड टू बी बैलेंस्ड। ठीक है, बैलेंस्ड कहा जाएगा कब, इफ नंबर ऑफ एटम्स in reactant side is equal to number of atoms in product side। ठीक है, इन प्रोडक्ट साइड। अच्छा, तो मतलब नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये इसमें क्या हुआ है कि इक्वेशन अनबैलेंस कहा जाता है, तो द केमिकल इक्वेशन इज said to be unbalanced if number of atoms in reactant side is different from number of atoms in प्रोडक्ट साइड। ठीक है, तो प्रोडक्ट साइड एंड रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम्स क्या हो, डिफरेंट होगा, तो क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा, बैलेंस होगा। ठीक है, इक्वेशन क्या होगा, बैलेंस होगा। अब एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, देखिए बच्चों, H2 + O2, यहाँ मिलेगा हमें H2O। ठीक है, और यहाँ पर भी H2 + O2, यहाँ पर मिला H2O। यहाँ पर देखते हैं Mg + O2, यहाँ पे MgO, और यहाँ पर भी Mg + O2, और यहाँ पर भी MgO। ठीक है, देखिए अब ये बैलेंस कब कहा जाएगा, तो पहले चेक करते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन, ये रिएक्टेंट साइड है इसका, ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है। तो रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन 2 है और प्रोडक्ट साइड पे भी हाइड्रोजन 2 है, मीन्स हाइड्रोजन ओके है। ये ऑक्सीजन चेक कीजिए, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है।
ठीक है, ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन जो है बराबर नहीं है, दोनों साइड क्या है, बराबर नहीं है। तो इसको हमें बराबर करना होगा। तो मैंने यहाँ पे लगाया 2 और यहाँ पे लगाया 2। ठीक है, अभी बैलेंसिंग सिखाऊंगा इसके बाद, जस्ट इसके बाद सिखाऊंगा क्यों होता है बैलेंस। तो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन 4 और 2 2 जा हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन ओके हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया और ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 हो गया। तो ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, अब इधर देखिए सेम इसी तरह से मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1। तो ये अनबैलेंस है तो यहाँ 2 लगा दिया मैंने और यहाँ 2 लगा दिया। 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो ये बैलेंस हो गया। तो ये इस तरह के रिएक्शन को हम बैलेंस्ड कहते हैं। ठीक है, अब इधर देखिए इसमें कुछ नहीं करूँगा, मैं छोड़ दूंगा ऐसे। तो ये क्या हो गए, अनबैलेंस्ड हो गए। क्या हो गए, ये अनबैलेंस्ड हो गए। ठीक है, तो भाई अब सवाल ये उठता है कि क्वेश्चन है कि वाई अ केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। सवाल ये उठता है भाई हमारा कि ये अच्छा नहीं लग रहा है क्या, ये इतना अच्छा तो है। अब तक तो जो हमने पढ़ाया है, मैंने भी पढ़ाया है, कई इक्वेशन को मैंने बैलेंस किया हुआ, कई को नहीं भी किया होगा, छोड़ दिया होगा। लेकिन अब इसके बाद तो करना पड़ेगा मुझे, आपको भी करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सवाल ये है कि बैलेंस क्यों करना है। अब इसके बाद करना है तो क्यों करना है बैलेंस। ये है कि वाई अ केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। ठीक है, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों किया जाता है। ठीक है, तो आंसर देखिए, मैं आंसर लिखता हूँ फिर समझाता हूँ पहले आपको। आंसर में अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड is always equal to number of atoms in product side. So a chemical reaction शुड बी बैलेंस्ड। ठीक है, देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास 9th क्लास में पढ़ा है हमने। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है उसमें 9th क्लास में कि हमने ये पढ़ा है कि मास तो ना किसी भी केमिकल इक्वेशन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, मास ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और मास नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, शो अ केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। तो अब इसमें अकॉर्डिंग लॉ ऑफ मास के अकॉर्डिंग, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग, मास ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। अब देखिए ये तो हमने बैलेंस कर दिया, ये बैलेंस नहीं किया है, तब देखिए क्या होता है। तो ये क्या हुआ कि ये जो है अनबैलेंस्ड है। ठीक है, अब देखिए क्या है, इसके अकॉर्डिंग ये फिट करते हैं इसको। तो ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है। ठीक है भाई, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम है। सही है, इधर रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम है, इधर ऑक्सीजन का 1 एटम है। मीन्स क्या हुआ कि जब रिएक्शन हुआ, इसके हिसाब से देखेंगे अगर हम कि जब रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, तो ऑक्सीजन का 1 एटम क्या हो गया, यहाँ से लॉस हो गया। यहाँ पे मतलब ऑक्सीजन का 1 एटम डिस्ट्रॉय हो गया। ऑक्सीजन का 1 एटम क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। यही तो हुआ इसका मतलब। नहीं है तो इसका मतलब क्या है, डिस्ट्रॉय हो गया। और यहाँ क्या कहता है नियम
कि डिस्ट्रॉय तो होता ही नहीं है। मतलब कि जब ये और ये कंबाइन होकर ये बनाएंगे तो ना तो इसके एटम डिस्ट्रॉय होंगे ना तो इसके एटम डिस्ट्रॉय होंगे। इनिशियली जितना हमने ये लिया है उतना ही ये भी होना चाहिए बाद में। आफ्टर रिएक्शन बिफोर रिएक्शन दोनों सेम होना चाहिए। तो अब तो सेम नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हो गया। तो अब इस रिएक्शन को क्या करना होता है, हमें फॉलो कर, इस इक्वेशन लॉ को फॉलो करने के लिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड, सो अ केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस। तो इसीलिए हमने क्या करा, इसको बैलेंस किया है।